हेलो, वेलकम टू द सुप्रीम 60 ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, स्वागत है भाई। आइए चालू करें। ट्रांसजेनिक एनिमल्स चल रहा था, उसमें हम लोग उसके यूजेस पढ़ रहे थे, दो पढ़ चुके थे, तो वहीं से चालू करते हैं। पहला बोला नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एक बात तो ये याद रखिएगा, नियर अबाउट आज की तारीख में जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उसमें 95% आपके माइस हैं, ये बात ध्यान में रखनी। दूसरा, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सहायता से ये जान पाएंगे कि जीन्स का रेगुलेशन कैसे हो रहा है। इससे हम लोग को फायदा मिलेगा समझने में कि जीन्स, हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी में जीन्स का क्या रोल है, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सहायता से उनको सब्जेक्ट बनाएंगे, उन पर स्टडी करेंगे, हमें ये बातें पता लगेगी। स्टडी ऑफ डिजीज पे आइए, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। हाउ जीन्स आर कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। कोई डिजीज हो रही है तो उसमें कोई जीन का क्या रोल है, अगर जीन का रोल है तो कैसे वो कंट्रीब्यूट कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज होने में। दे आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज। और स्पेशली इस तरह से जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं उसमें हम लोग समझना चाहते हैं ह्यूमन डिजीजेस के बारे में कि ह्यूमन डिजीज अगर हो रही है ह्यूमंस में तो क्या डिजीज में जेनेटिकली गवर्नड है, क्या जीन्स का रोल है। तो स्पेशली मेड टू सर्व मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट एंड डिजीजेस में पॉसिबल। तो अगर हमें प्रोग्नोसिस पता लगेगी कि कैसे मतलब जीन का रोल और कैसे डिजीज का डेवलपमेंट स्टेजेस है, डिजीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, तो उसके क्योर के लिए भी हमें आइडिया लगेगा कि इन्वेस्टिगेशन फॉर न्यू ट्रीटमेंट हम ढूंढ पाएंगे फॉर डिजीज इज मेड पॉसिबल। तो आज की तारीख में 4 ह्यूमन डिजीजेस का आपकी बुक में जिक्र है जिसके बारे में बोल रहा है कि मॉडल्स, ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं। कौन कौन सी हैं वो? कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर डिजीज एंड रूमेटाइड आर्थराइटिस। ये याद रखिएगा, इन 4 के नाम कैंसर, रूमेटाइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर डिजीज और हमारा कैंसर, रूमेटाइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर डिजीज और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन 4 को आपने याद में रखना है जिनके लिए मॉडल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के मॉडल्स अवेलेबल है, मतलब बना लिए गए, उन पे स्टडी चल रही है। तो ये 2 पॉइंट हुए आपके। चलिए आगे देखते हैं। वहां से फिर से मैंने बोला कि भाई कल 2 पॉइंट हुए थे, उसके आगे हो नहीं पाया था, तो आगे देखते हैं अब कौन कौन से पॉइंट्स और है। ओके, चलिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स के तीसरे पॉइंट पे आए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनवाने में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनवाने में। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ह्यूमन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए जो हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं, सर्टेन मेडिसिन ऐसी हैं जिनमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं तो आप याद कर लीजिए, पहले लेक्चर में आपको बताया गया था बायोथेरेप्टिक्स और बायोलॉजिकल, देख लीजिएगा। वैसे याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो और अच्छी बात है, मेरा आप लेक्चर एक बार और देखोगे, एक व्यू और बढ़ जाएगा। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, हो सकते हैं, बट सच प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव टू मेक। लेकिन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट महंगे, इनको बनाना आसान काम। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सहायता से जिस एनिमल में आपने ह्यूमन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमारे काम के प्रोड्यूस कर रहा है, कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन। ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम लोग बना सकते हैं बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जब हम उस एनिमल में ऐसा कोई जीन, जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। जब ऐसा कोई जीन या डीएनए का सेगमेंट, पोर्शन ऑफ डीएनए हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन, जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, याद रखिएगा ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हमने अगर इंट्रोड्यूस कर दिया है, ऐसा जीन एनिमल में जो ह्यूमन प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का हम लोग यूज कर रहे हैं एम्फीसीमा को ट्रीट करने में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज एम्फीसीमा को ट्रीट करने में हम लोग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को यूज कर रहे हैं, जो कि ह्यूमन प्रोटीन है। और इसका हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सहायता से इसका प्रोडक्शन करवाया, जिसके अंदर हम लोगों ने ये जीन इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन।
बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया, डिजीज में काम आ गया। सिमिलर टर्म्स हैव बीन मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो याद रख लीजिएगा, याद रखना फिनाइल कीटोनूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी इस तरह के अटेम्प्ट किए गए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनवाए गए, फिनाइल कीटोनूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो आपको ये 3 याद होने चाहिए जो आपके में जिक्र आया है। डिजीजेस कौन कौन सी? पहली एम्फिसीमा, दूसरी फिनाइल कीटोनूरिया, तीसरी सिस्टिक फाइब्रोसिस। एम्फिसीमा, फिनाइल कीटोनूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है जी, इन 3 डिजीजों। एम्फिसीमा के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं? ट्रिप्सिन दे रहे हैं। ये बात याद रखनी, एमसीक्यू की ये लाइनें हैं जो मैंने रेडिंग से हाईलाइट करी हैं। फिनाइल कीटोनूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एम्फिसीमा। और एम्फिसीमा के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन दे रहे हैं। 1997 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी, आपके एमसीक्यू के लिए पूछा जाता, बनता एमसीक्यू। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, पहली ट्रांसजेनिक काउ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, रोजी नाम भी पूछा जाता है, ईयर भी पूछा जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद में रखनी है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क। वो मिल्क दे रही है, लैक्टेट कर रही है, और उसमें जीन इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन प्रोटीन लैक्ट एल्बुमिन। ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क वो है अल्फा-1 लैक्ट एल्बुमिन। ये आपकी बुक की लाइनें हैं, एज सच कोई परेशान ना होइए। 2.4 ग्राम पर लीटर, तो बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट ह्यूमन प्रोटीन का, इसलिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस, ज़्यादा बेनिफिशियल फॉर द बेबी जो मदर फीड पे नहीं ले पा रहा किसी वजह से, मदर उसको फीडिंग नहीं दे पा रही, ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही है ड्यू टू सर्टेन रीजन, जो भी रीजन, तो उसके लिए आप लोग अगर काव का मिल्क दे रहे हैं अच्छा माना जाता है। और ऐसी काव जो ट्रांसजेनिक काव हो जिसमें ह्यूमन प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो वो और बेटर रहेगा। तो इसमें वाले में हम लोगों ने देखा कि पहली काव 1997 में रोजी डेवलप करी गई, जिसमें रोजी में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया था ह्यूमन प्रोटीन लैक्ट एल्बुमिन वाला जीन। तो उसमें ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क अल्फा लैक्ट एल्बुमिन की मात्रा उसके दूध में काफ़ी थी। और इस तरह का मिल्क सब्सटीट्यूट है मदर्स मिल्क का, इनकेस अगर मदर उसको ब्रेस्ट फीड नहीं दे पा रही है तो ये हम लोग के चल रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यूजेस, जिसमें हम लोगों ने आज तीसरा यूज पढ़ा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है उनका प्रोडक्शन और उनका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ज़्यादातर हम लोग एज अ मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। 3 बीमारियां खास तौर पे उसने हाईलाइट करी है, एम्फिसीमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड एम्फिसीमा फिनाइल कीटोनूरिया। इन एम्फिसीमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फिनाइल कीटोनूरिया। एम्फिसीमा के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का यूज़ किया जा रहा है, ये याद होना चाहिए आपको। उसके बाद रोजी का जिक्र आया है, उसको आपको याद में रखना। फर्स्ट हमारी ट्रांसजेनिक काउ 1997 में रोजी। चलिए आगे चलते हैं, अगला हम लोग यूज देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या यूज है। ओके, हाँ, ये अगला पॉइंट देखें हम लोग, वैक्सीन टेस्टिंग। 3 पॉइंट डिस्कस हो चुके। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। अब आप लोग कोरोना चल ही रहा, देख रहे हो कोरोना की टेस्टिंग आप लोग आए दिन, सेकंड फेज, थर्ड फेज। तो भैया कोरोना की टेस्टिंग ह्यूमन्स पे तो होगी नहीं, ये रिस्क थोड़ी ना लिया जाएगा, एनिमल्स पे ही होगी। ट्रांसजेनिक माइस याद रखिएगा, ट्रांसजेनिक माइस इस तरह से डेवलप किए जाना, ट्रांसजेनिक माइस डेवलप किए जाना टू यूज द टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की सेफ्टी टेस्ट की कोई उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, या आपने एटीन्यूएटेड वैक्सीन लगाई, पता लगा उसका फुल पोटेंशियल और आ गई बीमारी। वैक्सीन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन हेल्थ में। द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन, इससे पहले हम लोग उसको ह्यूमन्स पे यूज करने लगे। हम लोग सेफ्टी ऑफ वैक्सीन को मेक श्योर करेंगे कि वैक्सीन सेफ हो। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि आपसे पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग करने के लिए आप लोगों ने किसका यूज किया है। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक माइस को यूज किया गया। द ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड किया जा रहा। इफ यूजफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ वैक्सीन। तो अब इसके बाद हम लोगों ने ट्रांसजेनिक माइस को यूज करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, मंकीज की जगह ट्रांसजेनिक माइस को यूज कर सकते हैं
फाउंड टू बी रिलायबल दे कुड रिप्लेस टू यूज ऑफ मंकी, मंकी की जगह हम लोग माइस को यूज करने लगे टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द बैचेस ऑफ द वैक्सीन। ठीक है जी, तो ये वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, खासतौर पर ट्रांसजेनिक माइस का यूज कर रहे हैं, और पोलियो वैक्सीन को चेक करने के लिए हम लोगों ने ट्रांसजेनिक माइस, ये 2 पॉइंट आपके इस वाले से क्लियर हुए। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी। कोई केमिकल हमारे लिए सेफ है कि नहीं, तो टॉक्सिक तो नहीं है, जहरीला तो नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे उसको चेक करेंगे। दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। द प्रोसीजर इज सेम एज दैट फॉर द टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। तो किसी केमिकल का हम लोग देख रहे हैं हमारी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं आ रहा, इसी तरह से ड्रग्स को भी पहले यूज किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे और देखा जाता है कि उनका कोई साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी, जहरीला इफेक्ट तो नहीं है। सेफ्टी टेस्टिंग, द प्रोसीजर इज सेम एज दैट ऑफ यूज फॉर टेस्टिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। तो केमिकल टेस्टिंग में भी यूज किया जा रहा है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये देखिए, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेगा कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स मोर सेंसिटिव है कि लेसर सेंसिटिव है टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन कंपैरिजन टू नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स मोर सेंसिटिव है, याद रखिएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स, उनमें इस तरह के जीन्स डाल दिए विच मेक देम मोर सेंसिटिव। तो आप कोई भी टेस्ट करते हो, प्रिसाइजली टेस्ट की एफिशिएंसी, जितना अच्छा उसका रिजल्ट, एफिशिएंट होगा उतना अच्छा रिजल्ट। तो अगर ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम लोग केमिकल की टॉक्सिसिटी को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या देखना, हमें मतलब किस तरह का एनिमल डेवलप करना चाहिए, जो ज़्यादा सेंसिटिव हो कि जो लेसर सेंसिटिव हो, जो ज़्यादा सेंसिटिव हो। Sensitive to toxic substances, transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals। ये वाली लाइन आपकी MCQ बन सकती है यहाँ से कि कौन सा एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल कि नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल, कौन सा एनिमल ज़्यादा सेंसिटिव है। ट्रांसजेनिक एनिमल ज़्यादा सेंसिटिव है। दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड इफेक्ट्स स्टडी। और उसके बाद जब हम लोगों ने उसको इस तरह का जीन्स ट्रांसफर कर दिया है जिससे वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है टॉक्सिक सब्सटेंसेस के, उसके बाद हम उसको सर्टन केमिकल का एक्सपोजर देंगे और उसका रिस्पॉन्स देखेंगे कि कैसे उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। तो हमें पता लग जाएगा कि वो उस केमिकल या ड्रग, केमिकल भी हो सकता है, ड्रग भी हो सकता है, का इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ है कि नहीं। ये सारे तरीके हैं, ये कारण हैं जिनके लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप कर रहे हैं और उनका यूज कर रहे हैं। किन किन बातों में, इन बातों में। ओके जी, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, थोड़ा लिटरेचर है आपकी बुक के बाहर का, इसको देख लेते हैं। और 1 मिनट फ्रेम से बाहर हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में कुछ जानकारी। ट्रांसजेनिक फिश, जेनेटिकली मॉडिफाइड साल्मन फिश, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर फूड प्रोडक्शन। पहला ट्रांसजेनिक एनिमल जिसको हम लोग फूड इनहांसमेंट, फूड प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, किया था, वो साल्मन फिश थी। जेनेटिकली मॉडिफाइड साल्मन फिश, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर फूड। ट्रांसजेनिक माइस, मोस्ट प्रेफर्ड मैमल फॉर स्टडीज इन जीन ट्रांसफर, सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। ट्रांसजेनिक माइस आर यूज फॉर पोलियो वैक्सीन टेस्टिंग। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि पोलियो वैक्सीन को डेवलप करने में माइस का इस्तेमाल किया गया था और सबसे ज्यादा प्रेफर्ड मैमल है। ट्रांसजेनिक शीप, शीप पे ह्यूमन जीन्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9, ह्यूमन जीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, 9, कितने क्लॉटिंग फैक्टर है? 13। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 and 9 and for alpha-1 antitrypsin have been transferred in gene, transferred in SHIP, and they are get expressed in the mammary glands. Human genes for blood clotting factor 8, 9 and alpha-1 antitrypsin, ये इसके लिए जो जीन है फैक्टर 8, फैक्टर 9 और alpha-1 antitrypsin के लिए हम लोग वो जीन शिप में ट्रांसफर कर चुके हैं और उसका एक्सप्रेशन देखने को मिला मेमोरी ग्लैंड्स में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, शिप की बात हो गई। रोजी का लिखा नहीं, रोजी यहाँ पे आप लोग को पहले ही, रोजी ट्रांसजेनिक काउ हमारी रोजी 1997 में, जिसमें alpha-1 लैक्टोएल्बुमिन का मात्रा ज़्यादा पाई गई 2.4 ग्राम पर लीटर। अब इस पे आइए एनडी, ये पूछा जा चुका है एनडी। DNA of fluorescent jellyfish, DNA of fluorescent jellyfish introduced into an unfertilized egg of rhesus monkey in test tube।
अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ रीसेस मंकी इन अ टेस्ट ट्यूब। नीचे देखिए लिखने में मेरे लिखा नहीं जाता, इसलिए वहाँ पे जाके राइटिंग गड़बड़ हो जाती। वैसे तो यहाँ पे भी गड़बड़ है, लेकिन यहाँ तो फिर भी आप लोग वहाँ वाले नहीं पढ़ पाते होगे, मुझे पता है, तो थोड़ा सा बियर कर लो मेरे साथ। DNA of fluorescent jellyfish was introduced into unfertilized egg of rhesus monkey in a test tube में। उसके बाद उसको हम लोगों ने एम्ब्रायो को ट्रांसफर कर दिया सैरोगेट मदर में और डिलीवरी हो गई। एंडी वॉज फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी था, बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 2000, 2 अक्टूबर 2000 को पैदा हुआ। कुछ और ना मन में दिमाग में लाना। एंडी वॉज फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 2000, ठीक। और एंडी नाम जो रखा गया देखिए, इंसर्टेड डीएनए, एक्रोनिम है इंसर्टेड डीएनए, ANDI, इसको ऐसे पढ़िए रिवर्स में, इंसर्टेड डीएनए, इस तरह से ये इसका नाम एंडी रखा गया। तो ये कुछ है हमारे ट्रांसजेनिक फिश, माइस, शिप और एंडी, जो आपको थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा बैगेज, आप लोग को शौक है, एक छोटा सा हैंड बैग होना चाहिए साथ में मेन बैगेज के अलावा, तो ये छोटा सा एक बैगेज आप लोग के लिए। ट्रांसजेनिक फिश, जेनेटिकली मॉडिफाइड साल्मन सबसे पहले इस्तेमाल करी गई फूड के लिए, माइस पोलियो वगैरह में, और प्रेफर्ड है हमारा ये मैमल, क्योंकि भाई इसका जो है जेस्टेशन पीरियड कम है, इजी आप इसको कल्चर मतलब इजी आप इसको लैब में करवा सकते हैं, मेटिंग वगैरह, कंट्रोल मेटिंग वगैरह। हैंडी है, छोटा है, इजी टू टेक केयर है, मतलब ये सब बातें हैं, तो इसलिए माइस को प्रेफर किया जाता। ट्रांसजेनिक शिप, ह्यूमन जीन्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, 9 एंड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन हम लोगों ने देखा था किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था, एम्फीसीमा के लिए, और सिस्टिक फाइब्रोसिस को हम लोग उसके लिए भी बनवा रहे हैं, और फिनाइल कीटोनूरिया के लिए भी। लेकिन ये शिप में जो आपको याद में रखना है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, 9 एंड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। और एंडी ये पहला ऐसा ट्रांसजेनिक मंकी जिसमें रीसस मंकी को एग को, अनफर्टिलाइज्ड एग को हम लोगों ने ट्रांसफर किया है, जीन किसका, फ्लोरिसेंट जेलीफिश का जीन ट्रांसफर किया है इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है जी। तो एनडी क्या है, एक्रोनिम इंसर्टेड डीएनए, ये बॉर्न कब हुआ, अक्टूबर 2, 2000 को। चलिए इसके अलावा हम लोग देखते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात हो गई, हम लोग ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स की बात करते हैं, जो बिल्कुल ही अलग एक बैगेज होगा, आपकी बुक में नहीं है, उसको हम लोग अगली स्लाइड में देखें। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ एम्स वगैरह में आए हुए हैं, नीट में तो नहीं आया, लेकिन उठा लो, थोड़ा सा एक बैग और उठाओ, ठीक। चलते हैं आगे। आइए ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखें। तो वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन आएंगे, बट नेचुरल बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली बैक्टीरिया हैव बीन मॉडिफाइड थ्रू द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू मीट स्पेसिफिक मेथड्स। अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई किया गया है, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया को। वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली बैक्टीरिया हैव बीन मॉडिफाइड थ्रू द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हमने बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है फॉर स्पेसिफिक इंजीनियरिंग टू मीट स्पेसिफिक मेथड और स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन, तो पहला आ रहा है इन एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड protection. Several bacteria have been modified by introduction of foreign gene. Genetically modified ही तब होगा जब आप foreign gene उसमें introduce करेंगे। Several bacteria have been modified by introduction of foreign genes to control insects by production of endotoxin. इंसेक्ट्स का वो लोग कंट्रोल करने लगे, एंडोटॉक्सिन बनाने लगे, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने लगे। फंगल डिजीज बाय प्रोडक्शन ऑफ काइटिनेज, फंगल डिजीज से सहायता राहत दिला रहे हैं, क्योंकि वो काइटिनेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। काइटिनेज काइटिन को डिग्रेडेट कर देगा और फंगल के ग्रोथ को चेक करेगा। तो फंगल डिजीज बाय प्रोडक्शन ऑफ काइटिनेज, बैक्टीरिया आपको मॉडिफाइड आपने कर दिया है। इंसेक्ट बाय प्रोडक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन, उसमें एंडोटॉक्सिन बनने लगे, इस तरह से इंसेक्ट्स को कंट्रोल करेगा। बायोडिग्रेडेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स, जीनो का मतलब होता है अननोन, बायोडिग्रेडेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स, बायो डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन किसी को आप डिग्रेड करना, तोड़ना, बायो विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीनोबायोटिक्स, जीनो समथिंग ऑफ अननोन ओरिजिन, बायोटिक्स एंड टॉक्सिक वेस्ट, बैक्टीरिया कैन बी मॉडिफाइड जेनेटिकली, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया फॉर डिग्रेडेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स, डिग्रेडेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स, वेस्ट फ्रॉम नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम,
ऐसा वेस्ट जो बायोलॉजिकल सिस्टम से किसी लाइफ फॉर्म से ओरिजिनेट नहीं हो रहा, वेस्ट फ्रॉम नॉन बायोलॉजिकल system and other waste material. Bacteria genes for this purpose are isolated from bacteria found at waste site. तो बैक्टीरियल जीन्स जो इसको इन्हांस कर रहे हैं बैक्टीरिया की एफिशिएंसी को, उन्हीं बैक्टीरिया से लिए जाने जो वेस्ट साइट पे हमें मिल रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सीडोमोनास पूछा जाता, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीडोमोनास को हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर द जीनोबायोटिक्स, डिग्रेडेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स। सीडोमोनास हमारा डिग्रेडेशन करने में हाँ कारगर है, लेकिन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो उसकी एफिशिएंसी को हम लोग इन्हांस कर देते हैं जब उसमें हम मल्टीपल जीन्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीडोमोनास जीनोबायोटिक्स में बहुत मेजर रोल प्ले करता। अब आपसे ये पूछा जाता कि ऑयल स्प्लिज अगर हो गया, अगर जैसे खाड़ी देश से आते हुए ऑयल स्प्लिट हो गया, ऑयल स्प्लिज हो गया, स्पिल हो गया, फैल गया ऑयल, आपने पढ़ा होगा अक्सर कि भाई आ रहा है कोई समुद्री यान और उसमें कोई चोट वोट लगी और ऑयल फैल गया, तो वाटर कॉन्टामिनेटेड हो गया, वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, वो चोकअप होने लगेंगे, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, मरने लगते हैं। तो ऑयल स्प्लिट जो हो गया है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सीडोमोनास मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीडोमोनास, याद रखिएगा। तो जीनोबायोटिक्स में रोल है हमारा किसका? जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। बायोडिग्रेडेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स कौन कर रहा है? जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली आपको नाम किसका याद में रखना? सीडोमोनास का। तो ये दो आपके क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन, बायोडिग्रेडेशन, आगे चलते हैं, दो यूज हो रहे हैं। तो ये आपका बिल्कुल ही एक्स्ट्रा है जो आपकी बुक में नहीं है। ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स का तो है, ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नहीं है, तो इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब तीसरे और चौथे पॉइंट की तरफ चले। ओके, हाँ जी, दो यूजेस हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड फ्यूल्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके भी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 1 मिनट, 1 2 3। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग also has the important impact on microbial production of chemicals and fuels. माइक्रोब से हम जेनेटिकली माइक्रोब से, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब से बनवा रहे हैं केमिकल्स वगैरह या फ्यूल के लिए यूज करने के लिए चीजें। एग्जांपल्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियन, बाम इसी से लिया गया है। बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियन प्रोड्यूसेस अमीनो एसिड्स इन लार्ज क्वांटिटी। बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियन अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया। जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई, एशेरिकिया कोलाई से प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल करवा रहे हैं। तो यही बताया आपको कि भाई हम क्या चीज प्रोड्यूस करवा सकते हैं उनसे, केमिकल्स और फ्यूल्स वगैरह प्रोड्यूस करवा सकते हैं। लिविंग फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, फोर्थ पॉइंट है हमारा, लिविंग प्रोडक्शन, लिविंग फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, फोर्थ पॉइंट। In bacteria, genetic engineering turns the bacteria into living factory for the production of protein. अब जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है एक तरह से वो फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांसफर ऑफ जीन्स फॉर ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन के लिए जीन आप लोग देख ही चुके हैं, एशेरिकिया कोलाई में हम लोगों ने किया और ह्यूमन इंसुलिन बनवा रहे हैं हम लोग आज की तारीख में, पता ही है आपको। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए भी जीन ट्रांसफर किया जा चुका और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को भी प्रोड्यूस करवा रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया वगैरह से। ठीक है जी, तो ये यूजेज हैं आपके ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। इसमें से जीनोबायोटिक्स वाला जरूर याद में रखिएगा, पूछा जा चुका है। उसके अलावा कौन सी? प्रोटीन, ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। उसके अलावा बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियन अमीनो एसिड्स, बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियन से अमीनो एसिड्स, और एशेरिकिया कोलाई से, एशेरिकिया कोलाई से हम लोग एल्कोहल। ठीक, तो ये हुआ आपका ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। कुछ बातें और इस चैप्टर की जो एक्स्ट्रा मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है, अगली स्लाइड्स में उनको देखते हैं। ओके, हाँ जी, देखिए कुछ पॉइंट है। ऑटो रेडियोग्राफी कई जगह जिक्र आता, तो समझिए जरा ये प्रोसीजर क्या है। अ टेक्निक यूजिंग एक्सरे फिल्म, एक्सरे फिल्म की सहायता से हम देखेंगे विजुअलाइज मॉलिक्यूल्स और फ्रेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव बीन रेडियोएक्टिवली लेबल्ड। एक्सरे फिल्म की सहायता से हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को देखें जिन मॉलिक्यूल्स में रेडियो एक्टिविटी हमने किसी तरह से इनकॉर्पोरेट कर दी है। मॉलिक्यूल या फ्रेगमेंट ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव बीन रेडियोएक्टिवली लेबल्ड। रेडियो एक्टिव, आप किसी उसके इंग्रेडिएंट्स पे आपने उसको, जैसे रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन पे अगर आपने
मतलब डीएनए को रेप्लिकेट करवाया है तो उसमें आ जाएगी, या फास्फोरस आ जाएगी क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस में नाइट्रोजन आ जाएगा, या फास्फोरस आपका तो फॉस्फेट ग्रुप में आ जाएगा। तो आप अगर विजुलाइज कर रहे हैं मॉलिक्यूल या फ्रेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सरे फिल्म पे विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव, जो मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, ये हो जाएगा ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी हैज अप्लाइड इन मैनी एप्लीकेशंस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में कई जगह इसका यूज है। ऑटो रेडियोग्राफी कैन फॉर एग्जांपल बी यूज्ड टू एनालाइज द लेंथ एंड नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए हम लोग को वैसे विजुलाइज हम लोग करें नेकेड आई से, नॉर्मल डीएनए हमें विजुलाइज नहीं होगा जब तक कि हम उसको ऑटो रेडियोग्राफी के माध्यम से ना करें। ऑटो रेडियोग्राफी कैन फॉर एग्जांपल बी यूज्ड टू एनालाइज लेंथ एंड नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स आफ्टर दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय मींस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको याद होगा, अगर उस जेल में हम लोगों ने वेल बनाए उसकी प्लेट में और उस पर वेल में हम लोगों ने डाल दिए हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो मिक्स है, अब उस पर अपने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होना चालू हो जाएंगे और वेल से जितना दूर जाएगा वो जितना छोटा होगा उतना दूर जाएगा। उसके बाद हम लोग उसको ऐसे देख ना पाएंगे तो हम लोगों के इथेरियम ब्रोमाइड से आप उसको स्टेन करेंगे और उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, आप एक्सरे फिल्म का एक्सपोजर देंगे तो आपको वो बैंड के रूप में, ऑरेंज बैंड के रूप में आपको दिखाई देगी। तो लेंथ भी पता लगेगी आपको और नंबर भी पता लगेंगे जब आप इस तरह से देखेंगे, लेंथ एंड नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है जी, ये है तरीका ऑटो रेडियोग्राफी। थोड़ा सा डिटेल देने का आपको क्योंकि ऑटो रेडियोग्राफी का जिक्र आता है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वॉज टोबैको प्लांट, सबसे पहले बनने वाला टोबैको प्लांट है विच वॉज क्रिएटेड इन 1983। यह सब आपके बुक के बाहर के डाटा है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वॉज टोबैको प्लांट क्रिएटेड इन 1983। इट वॉज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस गुण आया दिया गया। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक अगर प्लांट आपसे पूछे, वैसे तो पूछा नहीं जाता लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चाहिए आप लोग को, साथ में तड़का दाल में चाहिए, तो ये दाल का तड़का है। ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। फर्स्ट ट्रांसजेनिक सीरियल प्लांट मेज एंड व्हीट। फर्स्ट ट्रांसजेनिक सीरियल प्लांट अनाज, मेज एंड व्हीट, और फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको। तो मेज एंड व्हीट हमारे फर्स्ट ट्रांसजेनिक सीरियल प्लांट्स है विच वर प्रोड्यूस इन द ईयर 1990 से 1992 के बीच में। वो 1983 में टोबैको, ये 1990 से 92 के बीच में। फ्लेवर सेवर का हम लोग जिक्र कर चुके। पॉलीग्लाइकोरोनेज एंजाइम नेटिव एंजाइम था जिसका हम लोगों ने जीन उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे तो शेल्फ लाइफ बढ़ गई थी क्योंकि वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल था पॉलीग्लाइकोरोनेज फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द सेल वॉल। टमाटर जो ढीले पड़ जाते हैं, ढीले नहीं पड़ेंगे तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। फ्लेवर से फ्लेवर भी अच्छा है। ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड है जिसको मार्केट में फ्रूट, फर्स्ट ट्रांसजेनिक फ्रूट जो मार्केट में आया, लॉन्च किया गया एज अ कंजम्पशन फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो ये आपका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़े और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को हम लोग देखें इस चैप्टर के, उसके बाद हम लोग एथिकल इश्यूज वगैरह देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखिए दो चार बातें और देखिए। द फर्स्ट जीएम क्रॉप एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टोबैको प्लांट, पिछले ही हम लोगों ने देखा स्लाइड में कि पहली जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है टोबैको है, वॉज प्रोड्यूस्ड इन, पिछली स्लाइड में मैंने आपको 1983 बताया, यहाँ पे 1982 लिखा है, उसके ब्रैकेट में 3 भी लिख दिया है। कारण है कि अलग अलग साइट, अलग अलग बुक्स में डाटा अलग अलग है इसलिए। और जो चीज़ मैं कहता हूँ भीष्म पितामह हमारी एनसीईआरटी में कहीं जिक्र है नहीं, तो 1982, 83 दोनों ही माइंड में फीड कर लीजिएगा। मेरे को तुरंत ही ऐप पे मैसेज ना डालिएगा सर एक स्लाइड में आपने 83, एक स्लाइड में 82, तो भाई अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। अब एनसीईआरटी जो कहती है हम कहते हैं उसकी बात पे फूल चढ़ा दो, उस पर माथा टेक दो, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है। इसीलिए अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन ये आता करना क्या, अगर वहाँ पे आया क्वेश्चन आपको 83 या 82 एक ऑप्शन मिल रहा है तो आप टिक मार दीजिए। अगर दोनों ही मिल रहे हैं तो दोनों मिल रहे हैं तो रिस्क ना लीजिए। रिस्क इसलिए ना लीजिए कि 82 या 83 तो फिर थोड़ा सा आप लोग अपनी बीएससी वीएससी एमएससी जो भी आप लोग को डाटा और कहीं से मिले इस पर मेक श्योर हो लीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर पहली बात तो इतना वो क्लोज क्वेश्चन ऑप्शन बना के नहीं देता। अगर वो पूछेगा कि फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारी क्रॉप वेराइटी है जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको है किस ईयर में डेवलप हुई, तो 80, 81, 82, 83 नहीं देगा। मेरा ये कहने का मतलब है उसमें गैप देगा, क्योंकि उन लोग को भी पता है कि इस तरह से बच्चा खाम खा का एक इशू बनेगा।
तो 82 83 तो वो नहीं देगा, लेकिन अगर आ गया, अब ये बात भी समझिए, अगर आ गया तो इससे पहले कि आप 82 83 में चूज करें और उसमें कुछ आप लोग के साथ लोचा हो जाए और कल को आप मुझे ब्लेम करो, उससे अच्छा ये है कि थोड़ी सी मेहनत खुद भी करो तुम लोग और इसके लिए देखो। अगर नहीं तो इससे ही इतना ही बैगेज लेके जाओ, काम चलेगा, इतना नहीं चलता। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू कमर्शलाइज चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री टू कमर्शलाइज ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट का कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन और कमर्शलाइज किसने किया? चाइना ने किया। चाइना हर बात में आ गया, चाइना हर बात में। चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री टू कमर्शलाइज ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट का कमर्शलाइजेशन किसने? इंट्रोड्यूसिंग वायरस रेजिस्टेंस टोबैको प्लांट। 3 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पूछी जाती है भारत में। 3 क्रॉप कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड? ब्रिंजल, मस्टर्ड, पोटैटो। और इसमें से बीटी ब्रिंजल अब बैन हो चुकी है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका डीपीएमटी में आ चुका। ब्रिंजल, मस्टर्ड, पोटैटो, और इसमें से बीटी ब्रिंजल नाउ ब्रांड बैन हो गया। बीटी ब्रिंजल हैज डेवलप्ड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। पूछता है बीटी ब्रिंजल की मतलब जो वैरायटी थी उसमें क्या खासियत थी? इंसेक्ट रेजिस्टेंस था, बैन कर दिया गया है। तो ब्रिंजल, मस्टर्ड, पोटैटो का यूज हो रहा था इंडिया में, आज की तारीख में बीटी ब्रिंजल बैन हो चुका। इसी तरह से बीटी कॉटन, अनदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इन इंडिया, जिसको कि इंडिया में खेती बाड़ी हो रही है। ठीक है जी, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आपके और इनको आप लोग आखिरी में आके सहेज के रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चले 1-2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, आइए देखिए माउस, इसकी बात कर ले हम लोग। माइस पे हम लोग क्यों इसको प्रेफर कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम में। माउस इज द मोस्ट प्रेफर्ड मैमल, जैसा कि बात हुई, सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड मैमल है फॉर स्टडीज ऑन जीन ट्रांसफर ड्यू टू मैनी फेवरेबल फीचर। वो फीचर क्या है, वो विशेषताएं क्या है? द शॉर्ट ईस्ट्रस साइकिल बहुत शॉर्ट है, एंड जेस्टेशन पीरियड शॉर्ट है, रिलेटिवली शॉर्ट जनरेशन टाइम, लाइफ स्पैन कम है, जनरेशन टाइम कम है, प्रोडक्शन ऑफ सेवरल ऑफस्प्रिंग पर प्रेगनेंसी। तो ये कुछ कारण है, ये फीचर्स है जिसकी वजह से हम लोग माइस को प्रेफर कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक एनिमल के तौर पे स्टडीज के लिए मैमल में। क्यों? क्योंकि भाई इसका साइकिल इसका बहुत शॉर्ट है, जेस्टेशन पीरियड शॉर्ट है, जनरेशन टाइम शॉर्ट है, एंड प्रोडक्शन ऑफ सेवरल ऑफस्प्रिंग पर प्रेगनेंसी, एक बार की प्रेगनेंसी में कई सारी ऑफस्प्रिंग्स बन रही है, इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। ओके जी, चलिए इस चैप्टर के आखिरी पॉइंट पे आने से पहले एथिकल इश्यूज वगैरह को हम लोग डिस्कस करने से पहले क्विक रिकैप देखते हैं कि बायोटेक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बायोटेक एप्लीकेशन में। तो बायोटेक एप्लीकेशन में हम लोगों ने बायोटेक के एप्लीकेशन 2 फील्ड मेनली पढ़ी है, एग्रीकल्चर और मेडिसिन। एग्रीकल्चर में बीटी वैरायटी को डिस्कस किया था और पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को डिस्कस किया था। बीटी वैरायटी अगर आपको याद हो, बैसिलस thuringiensis में सर्टेन जीन्स हैं जिन जीन्स की वजह से उसमें क्या बन रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में टॉक्सिन बन रहा, प्रोटॉक्सिन बन रहा है। और ये टॉक्सिन जो है, ये जीन जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो क्राई जीन है। क्राई जीन से जो टॉक्सिन बन रहा है वो इंसेक्ट स्पेसिफिक है। अब हम लोग बैसिलस thuringiensis के इस जीन को इंट्रोड्यूस करा दे प्लांट में, तो प्लांट में ये जीन अपने को एक्सप्रेस करने लगेगा और इस प्लांट के पत्ती वगैरह को अगर खाया किसी लार्वा ने इंसेक्ट के, और लार्वा में पहुंचा, जैसे कि हम लोग को किसको टारगेट करना है, लेप्टोटेरन, कोलियोप्टेरन, डिप्टेरन, स्पीसीज स्पेसिफिक है। तो लेप्टोटेरन में आपके टोबैको, बड वॉर्म, आर्मी वॉर्म आ रहे हैं, कोलियोप्टेरन में बीटल्स आ रहे हैं और डेप्टेरन में आपके मॉस्किटो फ्लाइज वगैरह आ रहे हैं। तो बीटी वैरायटी बैसिलस thuringiensis का जीन आप इंट्रोड्यूस करा देंगे विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन की सहायता से। आपने ये जीन अगर इंट्रोड्यूस करा दिया है तो इस बैक्टीरिया का, तो ट्रांसजेनिक प्लांट बन गए। ट्रांसजेनिक प्लांट में खासियत क्या आ गई कि वो हो गए इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो गए। तब हमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अब अगर लार्वा ने खाया और उसकी गट में गया, वहाँ पे एल्कलाइन मीडियम होगा, उसमें एल्कलाइन मीडियम में प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी एपिथेलियल सेल की लिसिस कर देगा, पोर फॉर्मेशन, एपिथेलियल सेल की लिसिस, और लार्वा जो है मर गया। इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्राई1AB कॉर्न वॉर्म के लिए है, कॉर्न बोरर के लिए है। क्राई1AB को हम लोग यूज करेंगे, जीन क्राई1AB इज यूज टू टारगेट द कॉर्न बोरर, और क्राई1AC और क्राई2AB को हम लोग यूज कर रहे हैं कॉटन बॉलवॉर्म के केस में। ठीक है जी, ये आपको याद में रखना है।
तो बीटी वैरायटी आपने याद में रखनी, बैसिलस थूरिनजेनेसिस का जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। इसी तरह से पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में हम लोगों ने देखा कि सर्टेन निमेटोड सच एज बिलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा टोबैको की रूट का इन्फेस्टेशन कर रहा और टोबैको की यील्ड को बहुत कम कर देता। हमने क्या करना है कि हम इसका मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया का जीन, पर्टिकुलर जीन पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया इन सच अ वे दैट द ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस ऑन बोथ द स्ट्रैंड, सेंस और एंटीसेंस बन गया हमारा आरएनए, डीएस आरएनए बन गया डबल स्ट्रैंड आरएनए। इन फ्यूचर अगर इस तरह के प्लांट में मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया का इन्फेस्टेशन हुआ तो ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए एक प्रोटीन रिक्वायर्ड है, उसका लिए जीन और उसके एक्सप्रेशन से वो प्रोटीन बनेगी। अब जैसे ही मैसेंजर आरएनए बना उस जीन पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, वो मैसेंजर आरएनए की साइलेंसिंग हो जाएगी क्योंकि इसके पास, प्लांट के पास पहले ही मौजूद है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। तो ये आरएनए की साइलेंसिंग हो गई, आरएनए अपने को एक्सप्रेस कर नहीं पाया, प्रोटीन बनी नहीं, उसकी लाइफ साइकिल पूरी हुई नहीं। ये है कहानी आरएनए इंटरफेरेंस की। ठीक जी। उसके बाद मेडिसिन में हम लोगों ने ह्यूमन इंसुलिन को देखा। तो ह्यूमन इंसुलिन में जो उसकी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है और भी जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन में, हालांकि इन मैच्योर फॉर्म में जब बन रहा है में एक और पॉलीपेप्टाइड चेन, सी पॉलीपेप्टाइड चेन है जो प्रोसेसिंग के दौरान हट गई है, मैच्योर बन गया हमारा इंसुलिन मॉलिक्यूल जिसमें ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं बाय मीन्स ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो आज की तारीख में हम इकोलाई से बनवा रहे हैं अपना ह्यूमन इंसुलिन और उसकी कमर्शलाइज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो ह्यूमन इंसुलिन बनवाने में मेडिसिन के केस में हमने देखा कि ट्रांसजेनिक हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, इकोलाई का। ठीक है जी। तो मेडिसिन के क्षेत्र में ह्यूमन इंसुलिन बनवा रहे हैं हम लोग। इसी तरह से जीन थेरेपी हम लोगों ने देखा है कि भाई अगर किसी में कंजेनिटल डिजीज है, सिंस बर्थ डिजीज है, अगर कोई जीन डिफेक्टिव है तो या तो हम उस जीन का करेक्शन करें या बाहर से जीन इंट्रोड्यूस करें या उसको उसका प्रोडक्ट देते हैं। तो सबसे पहला अगर स्टेप देखा जाए या इसका इंसिडेंस देखा जाए तो 4 साल की बिटिया में 1990 में, जिसमें कि एडीए डेफिशिएंसी थी, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी। एंड एडिनोसिन डीएमिनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, लिम्फोसाइट्स वगैरह को विड्रॉ किया और उसमें हमने नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस करा के वापस लिम्फोसाइट इंट्रोड्यूस कर दी। हम लोग 2 तरह की अप्रोच कर सकते हैं, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दें या हम लोग कर दें उसको रिपीटेडली समय समय पे हम लोग बाहर से फंक्शनल एंजाइम देते रहें। तो ये दोनों ही जो अप्रोच है ये बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वक्ती रिलीफ है फॉर टाइम बीइंग। अगर हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई डिजीज हम लोग टोटली क्योर कर ले तो हमको क्या करना, अर्ली स्टेज पे, एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे ही इस तरह की डिजीज को ट्रेस आउट करके उसका नॉर्मल फंक्शनिंग जीन इंट्रोड्यूस करा देना, ये करना है। तो जीन थेरेपी को भी याद में रखिएगा। उसके बाद मॉलिकुलर डायग्नोसिस ये देखा गया कि भाई हम लोग को जब इन्फेक्शन होता, बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन हुआ, इससे पहले कि हम लोग उसका समझ पाएं कि हम लोग की बॉडी में बैक्टीरिया वायरस आ गया, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये हम लोग को तब आइडिया लगता है कि हम लोग बीमार पड़ गए जब लक्षण आ जाते हैं, सिम्टम्स आ जाते हैं। जब तक सिम्टम नहीं आए तब तक अगर हम कन्वेंशनल माध्यम से डायग्नोसिस करवाएंगे कि सीरम टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं नहीं, तब तक देर हो जाती है। फुल ब्लोन डिजीज आने में तब तक देर हो जाती, भाई पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका। तो मॉलिकुलर डायग्नोसिस में कुछ इस तरह की टेक्निक्स हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपको प्रिसाइजली पहले ही अलार्म कर देंगे। जैसे पीसीआर में जेनेटिक मटेरियल आप बढ़ाते चले गए। पीसीआर के 3 स्टेप आपको याद में रखने, डीनेचुरेशन, एलीनिंग एंड एक्सटेंशन। टेक पॉलीमर को याद में रखना है, थर्मस एक्वेटिकस को याद में रखना, तीनों के आपको वो याद में रखने। टेम्परेचर 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहला, 40 to 60 पे दूसरा स्टेप और 72 पे तीसरा स्टेप। टेक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस से, क्योंकि ये ऐसी जगह पे मिल रहा है जहाँ पे टेम्परेचर पहले ही बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी बॉडी से लिया गया टेम्परेचर, बॉडी फिर मुंह से निकला, जिसको आप लोग ऑब्जेक्शन करोगे कि बॉडी कहाँ से, भाई वो तो माइक्रोब है, चलो भाई माना माइक्रोब है, उसकी सेल से लिया गया जो है एंजाइम वो थर्मोस्टेबल है, इसलिए हम लोग उसको यूज करें। तो हो गया पीसीआर का। एलाइजा एंजाइम एक इम्यूनोसॉर्बेंट है, एलाइजा टेस्ट डिपेंड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एलाइजा, पीसीआर। और उसके अलावा ब्लॉटिंग वगैरह की भी बात हम लोगों ने करी थी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, इस सब की भी बात करी थी। प्रोब, रेडियो एक्टिव प्रोब जो है, प्रोब क्या होता है, तो ये एक ऐसी सीक्वेंस जो आपको पता है और रेडियो एक्टिव, वो उसमें आपने मटेरियल इनकॉर्पोरेट कर दिया तो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है।
तो ये अगर डीएनए का कोई स्ट्रैंड है अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से तभी एनीलिंग करेगा जब उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा। तो म्यूटेशन पता लगाने में हम लोग डीएनए प्रोब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको डीएनए की सीक्वेंस पता है, आपने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाई और उसमें किसी तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनकॉर्पोरेट कर दिया, ये तभी एनीलिंग करेगा जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी, बेस सीक्वेंस होगी। तो म्यूटेशन हो रखा तो ये कैसे एनीलिंग करेगा, तब थोड़ी ना कर पाएगा। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करी थी। तो म्यूटेशन का भी पता लग जाता है। ये सारी बातें हैं आपकी अपनी बायोटेक के एप्लीकेशन की। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स की आज बात हुई। अब रह गया आपका, क्या रह गया जी, आपका बायो पेटेंट वगैरह रह गया है और बायोपायरेसी वगैरह रह गया, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो कुछ बातें जो हैं एक्स्ट्रा आपको और देनी है, उसके अलावा कल आपका ये चैप्टर खत्म। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। बायोटेक थोड़ा टिपिकल है। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ठीक ठाक लगा हो, देखो इसमें अच्छा भी ना लगाओ, ठीक ठाक लगाओ तो हिट मार देना, और अगर खराब लगाओ तो डिसलाइक ना करना, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। फेस्टिव टाइम नियर अबाउट है, बिल्कुल दिवाली सर पे खड़ी है। दिवाली पे 6-7 दिन का डिस्टर्बेंस हो जाएगा। पेस बना लीजिए ताकि दिवाली पे आप लोग का टाइम जो लॉस होगा उसको आप कवर कर लें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, गुड लक।